गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है, या उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर हम थोड़ी सी बात आज करने वाले। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है हमारा, ये सिंपल तो दिखता है, जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि हम कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बट कन्फ्यूजन्स होते हैं लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर, आखिरी समय में क्या होता है कि कुछ चीज़ें कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, और जिसकी वजह से गलतियां भी सबसे ज़्यादा इसी में होती है। ठीक है, तो दिखने में बहुत सिंपल है भी बहुत सिंपल, बट बहुत ही ध्यान से पढ़ने की चीज़ें हैं। और आप अगर यहाँ से जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाता हूँ, ठीक है, वैसे वैसे आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए, तो आपको इस पूरे टॉपिक पर या इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम। ठीक है, या पहले हम बात कर लेते हैं इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी। मतलब कि होता है कि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में, इसके अंदर रहने वाले कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे भी रहते हैं, फिर आपके जो है फॉरेस्ट भी है यहाँ पर बड़े बड़े, उन फॉरेस्ट के अंदर कई तरह के एनिमल्स हैं। कुछ आपके जो है वो शाकाहारी जीव जंतु है, कुछ जो है आपके मांसाहारी जीव जंतु हैं। ठीक है, जल में रहने वाले हैं, थल में रहने वाले हैं, अलग अलग तरह के ह्यूमन बीइंग भी है। ठीक है, तो ये जो सारे जीव जंतु हैं और ये जो पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी जो है हमारा, इकोलॉजी जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जीव जंतु और आपका जो वातावरण है, जो आपका एनवायरमेंट है, उन दोनों के बीच में संबंध का अध्ययन करना। ठीक है, देखिए लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। आप देखोगे कि जो आपका इकोलॉजी है ये भी एक ग्रीक वर्ड है। मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं साइंस में, वो सबके सब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या कहाँ से बने हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये भी एक ग्रीक वर्ड्स हैं, और इसका मतलब ग्रीक वर्ड किससे ओरिजिन हुआ है? ये ओकोलॉजी। ठीक है, ओकोलॉजी, ओकोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, एक तो ओकोस और एक लोगोस। मतलब कि ओकोस का मतलब होता है हाउस, हाउस मीन्स एक तरह का सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारा इकोसिस्टम है। भाई हमारा हाउस या हमारा घर क्या होता है? एक सिस्टम ही होता है, जिसमें कि हम जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी रहते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग चीज़ें भी हमारे साथ अटैच होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वैसे ही हाउस का मतलब है यहाँ पर तंत्र या इकोसिस्टम, और स्टडी मतलब उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो जीव जंतु पेड़ पौधे और जो आपका वातावरण है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन है इसकी, इकोलॉजी में बी डिफाइन एज इट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीव जंतु, पेड़ पौधे और ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जो जंतु है या अजीवित जंतु है, उन सभी का हम अध्ययन इसके अंदर करते हैं। बेसिकली रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड आपका जो है एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ? संबंध स्थापित करने का मतलब। भाई जैसे कि हम हमारे इन्वायरमेंट के बगैर जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। कोई भी जीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधा है, वो इन्वायरमेंट, वातावरण के अंदर ही जीवित रह सकता है। ठीक है, अब वातावरण में क्या है? वातावरण में उसको फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वातावरण में उसको हवा मिल रही है, वातावरण में उसको पानी मिल रहा है, वातावरण में उसको तापमान मिल रहा है, वातावरण में उसे लाइट मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, उसके ज़िंदा रहने के लिए। ये सब उसे कहाँ से मिल रही है? वातावरण से। ठीक, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि अगर जीव जंतु ना हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, जीव जंतु नहीं है, किसी भी तरह का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो क्या इस वातावरण का कोई अर्थ बनता है? भाई अगर धरती पर जीवन ही नहीं होता तो यहाँ पर इतना जो इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं, उस वातावरण का कोई अर्थ है, कोई सेंस है? नहीं है। देन इसका मतलब क्या हुआ कि जीव जंतु वातावरण पर निर्भर है, और वातावरण का भी अस्तित्व तभी है जबकि जीव जंतु अगर पृथ्वी पर है।
ठीक है, या किसी भी इकोसिस्टम में अगर एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है देन वहाँ के उस सिस्टम का कोई भी सेंस नहीं निकलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वातावरण है और जो जीव जंतु है उनका बीच का संबंध, दोनों को जीवित रहने के लिए या दोनों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। फाइन, तो इसी संबंध के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। फाइन, और इसको मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रीक वर्ड है जो कि ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड ओकोलॉजी से, और इसका मतलब होता है स्टडी करना और इसका मतलब होता है हाउस। फाइन, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि हम जिस सिस्टम के अध्ययन की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस सिस्टम के अध्ययन की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी के अंदर हम किसी सिस्टम के अध्ययन की बात कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम है वो? इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम ये क्या होता है? आपका जितना भी जीव मंडल है, ठीक है, जीव मंडल का मतलब कि अर्थ पर रहने वाले समस्त जीव है, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल में रहने वाले हैं तो मछलियाँ, ठीक है, हवा में रहने वाले हैं पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं जो जीवित हैं और अजीवित हैं, उन सभी को मिला करके एक साथ कंबाइनली हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था A.G. टेंसले ने किया था 1935 में। 1935 में उन्होंने इस शब्द का, किस शब्द का? इकोसिस्टम, उससे पहले ये शब्द नहीं था। वातावरण और उनके संबंधों के अध्ययन के दौरान उन्होंने इस शब्द को डेवलप किया और ये शब्द हमें दिया कि ये पूरा क्या है? ये एक इकोसिस्टम है। पूरा जीव मंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा जीव मंडल एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। अब पूरे जीव मंडल मतलब पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं। हमारा अर्थ बहुत बड़ा प्लेनेट है ना, मतलब अर्थ का जो रेडियस है या जो डायमीटर है वो 6400 के समथिंग है, मतलब बहुत ही बड़ा है। तो इस पर फॉरेस्ट का एरिया भी कई सारा है। फिर सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है हमारा वो है आपका सी वाटर, मतलब कि समुंदर जो है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है ये स्टडी करने के, अगर बेसिस से आप देखोगे, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अध्ययन करने की दृष्टि से देखोगे तो ये जो जीव मंडल है ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है, बहुत ही बड़ा तंत्र है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का क्यों किया जाता है? ताकि उसकी स्टडी अच्छे से की जाए। हमने देखा है जीव जंतुओं का भी क्लासिफिकेशन होता है, पेड़ पौधों का भी होता है, तो इकोसिस्टम का भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इकोसिस्टम कहते किसे हैं वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम मतलब कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हैं, जीवित अजीवित चीज़ें हैं या घटक हैं, उन सभी को हम एक साथ कंबाइनली क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम को हम क्लासिफाई किस तरह से कर रहे हैं? देखिए जरा कि इकोसिस्टम दो तरह का है, एक तो है नेचुरल और एक है मैन मेड, मतलब कि एक है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो प्राकृतिक का मतलब जो कि अपने आप निर्मित होता है और अपने आप रेगुलेट होता है, ठीक है, मतलब वो बनता है तब भी उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और अगर वो रन हो रहा है तब भी उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, ये इकोसिस्टम नहीं है बट एक सिस्टम है जो कि नेचुरल है। भाई सन को किसी ने वहाँ पर जाकर जो है प्रोजेक्ट नहीं किया है, अर्थ को किसी ने वहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट नहीं किया है, ये नेचुरली हुआ है, कुदरत ने किया है। उसी तरह से पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। अब मैन मेड मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है वो भी क्या होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो जब हमारी अर्थ पर लाइफ नहीं थी, मतलब जीवन नहीं था, उस समय से लेकर के जब तक जीवन आया वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर कोई भी इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था, ठीक है। बट जैसे ही अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए सबसे जो ज़रूरी कंपोनेंट में से एक है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई इकोसिस्टम में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं, उसी में से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो इकोसिस्टम आप उसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए नेचुरल इकोसिस्टम हो या मैन मेड हो, दोनों में लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आप देखोगे क्या है कि नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक रूप से बनने वाले और प्राकृतिक रूप से चलने वाले,
बना भी प्रकृति रही है और उनको चला भी प्रकृति रही है। कितनी तरह के होते हैं वो? 2 तरह के होते हैं। एक तो स्थली मतलब लैंड पर जो सर्वाइवल है, और दूसरा होता है जली मतलब जो एक्वेटिक है। ठीक है, मतलब एक तो जल में होने वाले और एक थल में होने वाले। जल का मतलब कि समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है। ठीक है, और थल का मतलब जंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपके जो है छोटे मोटे कोई गार्डन भी हो सकता है, कोई घास का मैदान भी हो सकता है, या एक छोटा पेड़ भी हो सकता है। कई तरह के होते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में साइज मैटर नहीं करता है। इकोसिस्टम में मैटर करता है उसके कंपोनेंट। अगर छोटी सी जगह में भी सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है, जो जरूरी है, तो देन उसको भी हम कह सकते हैं कि एक छोटा इकोसिस्टम है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसका साइज बहुत बड़ा। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि एक तो स्थली और दूसरा जली। स्थल मतलब जो धरती पर है, धरती मतलब ऑब्वियसली सभी धरती पर है, जो लैंड पर है, जो पानी के अंदर नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो 70% पोर्शन है वो क्या है? पानी है। बट जो भी पोर्शन बच रहा है, ठीक है, उसी में से स्थल के लिए हम बांट सकते हैं इन 3 चीज़ों को। भाई, घास के मैदान हो सकते हैं, जंगल हो सकते हैं और मरुस्थल हो सकता है। मतलब कि जो ग्रास है उसके बड़े बड़े मैदान हो सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया हो सकता है और डेजर्ट हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पर हो सकती है स्थल के ऊपर। अब घास के मैदान का इकोसिस्टम कैसा हो सकता है? भाई, घास के मैदान आपका छोटा सा घास का मैदान हो, चाहे बड़े से बड़े सवाना के घास के मैदान हो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, साउथ अफ्रीका है, सवाना है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घास के मैदान है, जहाँ लाखों की संख्या में जो है जीव जंतु रहते हैं और अपना जो है उनका पूरा का पूरा फूड चेन और इकोसिस्टम काम करता है। ठीक है, बट छोटा सा, जैसे आप मान लीजिए कि हमारे घर के पास में कोई गार्डन है, उस गार्डन में भी इकोसिस्टम है। ठीक है, आप अपने घर के आसपास छोटा सा गार्डन देख लीजिए, या फिर कोई ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर कई दिनों से जो है कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि घास उग जाती है अपने आप, और अपने आप ही एक इकोसिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है। कैसे होता है वो देखो। देखिए, घास में रहने वाले छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जैसे कि हम ग्रॉस हॉपर को ले लें, टिड्डा जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम जुगनू को ले सकते हैं, या फिर और भी दूसरे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो कि घास में अपने आप जो है बन जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। फिर मक्खियाँ होती कई तरह की हनी बीज भी होती है। घास के जो फूल होते हैं उनके ऊपर मंडराने वाली हनी बीज भी हो सकती है, मधुमक्खियाँ भी हो सकती है। तो ये सभी मिलकर, फिर अगर मान लीजिए कीड़े हैं छोटे छोटे, तो उनको खाने वाले या तो पक्षी होंगे, ठीक है, या फिर कौन हो सकते हैं, या फिर स्नेक्स हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं। छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए गिरगिट भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकती है, मेंढक भी हो सकते हैं। तो कितने सारे जीव जंतु आ गए वहाँ उस छोटी सी जगह में। ठीक है, किस वजह से? केवल अगर वहाँ पर घास है, ठीक है, मतलब अगर वहाँ पर जो आपके उत्पादक है, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो कि सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में या ग्लूकोज में। तो अगर छोटा सा भी घास का मैदान है, देन उसमें कई तरह के जो एनिमल्स हैं, कई तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे को ईट करते हैं, खाते हैं, उन सभी को मिला करके वहाँ अपने आप ही एक छोटा सा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, जो कि नेचुरल होता है। उसे किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको करना क्या है कि वहाँ पर जाकर आप कोई एक्टिविटी मत कीजिए, अपने आप नेचर वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप कर देती है। ठीक है, तो वो हो गया घास का मैदान। अब ये तो हमने छोटे घास के मैदान की बात करी। अगर बड़े की बात करें, जैसे कि सवाना में है, ठीक है, बड़े बड़े घास के मैदान है, जहाँ पर ह्यूमन की हाइट से भी ऊंची ऊंची घास होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर एरिया बड़ा है, अगर प्रोड्यूसर का साइज बड़ा है, उनका जो नंबर्स है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं उनका साइज और उनका नंबर भी कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी जो एनिमल है, अगर, या हम लोग भी है, अगर हमें न्यूट्रिशन अच्छे से ना मिले या हम अच्छे से ना खा रहे हों, तो हमारी जो बॉडी ग्रोथ है वो भी कैसी होगी? स्लो होगी। हमारा जो शरीर है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो भी कैसी होगी? धीमी होगी। और इसीलिए हमारा जो साइज़ है, हमारी जो हाइट है वो भी क्या रह सकती है? कम हो सकती है, या हमारा जो बॉडी का मास है वो भी कम हो सकता है। इसीलिए इसी के विपरीत, मतलब इसके अगर आप इसका दूसरा साइड देखो, तो दूसरे साइड में अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है किसी भी जीव जंतु को, अगर उसे टाइम पर खाना मिल रहा है, टाइम पर उसको पानी मिल रहा है, दूसरी कई तरह की चीज़ें मिल रही है, तो उसकी जो बॉडी ग्रोथ है बहुत अच्छे से होगी, उसका साइज, उसका मास, उसका जो वेट है वो सब अच्छे से ग्रो करेगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि छोटे घास के मैदान में और बड़े घास के मैदान में अंतर सिर्फ क्या है? अंतर है कि नंबर्स का और उनके साइज का।
बड़े घास के मैदान में जीव जंतु भी बड़े बड़े होंगे, ठीक है, जैसे कि विल्ड बीस्ट होता है, जिसको कि अफ्रीका की एक तरह की नील गाय बोल सकते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ नील गाय होती है वैसे अफ्रीका में भी नील गाय होती है। तो अफ्रीका की नील गाय होती है वो ज़्यादातर घास के मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ज़ेब्रा हो सकते हैं, वहाँ पर जंगली जो है बुफेलो भैंसे हो सकते हैं। तो ये सभी लाखों की संख्या में होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी कैसा है, ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कोई सेंचुरी हमने बना रखी है, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इसीलिए इसी एरिया के अंदर भाई नदियां भी आ गई, इसी एरिया के अंदर जो है आपके दलदल जिसको हम बोलते हैं वो भी आ गए, फॉरेस्ट भी आ गए और घास के मैदान भी, कई बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। तो बड़े घास के मैदान में अब आप इकोसिस्टम कैसे देख सकते हो कि देखिए, सबसे पहला कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब घास, ठीक है। प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या है, घास। प्राथमिक जो उत्पादक है, जो कि भोजन को बनाता है, जैसे कि घास है। घास क्या कर रही है भाई, सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट को कन्वर्ट कर लेती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ऑब्वियसली वो भी एक पेड़ ही है, एक तरह का पौधा ही है, और वहां पर जो है फूड बनाती है। अब उस घास को खाने वाले, ठीक है, जीव जंतु जैसे कि हिरण है, विल्ड बीस्ट है, गाय हैं, भैंसे हैं, ये सभी उसको क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब उससे एनर्जी को वो गेन कर रहे हैं। अब घास की एनर्जी किस में चली गई है, घास की एनर्जी चली गई है शाकाहारियों में, मतलब कि जो कि प्राइमरी आप इसको कंज्यूमर बोल सकते हो, ठीक। दूसरा, फिर इन शाकाहारियों को खाने के लिए, ठीक है, इनको खाने के लिए कौन आएगा, फिर इनको खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि मांसाहारी, जो कि कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, तेंदुआ है, लेपर्ड है, इस तरह के जितने भी एनिमल्स है जो कि मांस खाते हैं, जो कि प्राइमरी आपके कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, वो सभी भी होंगे वहां पर, ठीक है। तो घास की एनर्जी गई किसमें, मान लीजिए किसी हिरण में गई, ठीक है। हिरण को खाया किसने, शेर ने, तो वो हिरण की जो भी एनर्जी थी वो किसमें ट्रांसफर हो गई है, वो ट्रांसफर हो गई है शेर में, ठीक है। तो ये एक तरह से फूड चेन बन रही है, ठीक है। फूड चेन का मतलब खाद्य श्रृंखला, भोजन जो कि सूरज से मिल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें जो खाना है वो कहाँ से मिल रहा है, सूरज से मिल रहा है। हमारा प्राइमरी एनर्जी का सोर्स कौन है, सूरज है, सन है। तो सन से हालांकि हम डायरेक्ट उससे एनर्जी जो है गेन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो काम कौन कर रहा है, हमारे प्रोड्यूसर कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को खाया हमने, ठीक है, या किसी भी शाकाहारी जीव ने, उस जीव को खाया किसी मांसाहारी जीव ने, फिर मांसाहारी जीव की जब मृत्यु होती है, ठीक है, तो वहां पर कौन काम करते हैं, फिर वहां पर काम करते हैं अपमार्जक, या फिर उसको डिसोशिएट करने वाले, या उसको डिग्रेड करने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वहां पर जाकर वो फूड चेन जो है वो क्लोज हो जाती है, या जो आपका सिस्टम है वो वहां पर एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े घास के मैदानों में बड़े जीव जंतु पाए जाएंगे, छोटे घास के मैदानों में छोटे जीव जंतु पाए जाएंगे, ठीक। दूसरा, वन को देखो आप, फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में भी क्या है, फॉरेस्ट एरिया में भी प्रोड्यूसर्स हैं, पेड़ है, कई सारे पेड़ है, और ज़्यादातर जो वर्षा वन होते हैं, ठीक है, जो रेनी फॉरेस्ट होता है, जी जहाँ पर साल भर हमेशा बारिश होती रहती है या अच्छी खासी बारिश होती है, तो वहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़, फलों के पेड़, ठीक है, अलग अलग बेरीज के पेड़, इस तरह के पूरा एक फॉरेस्ट जो है जहाँ पर जीव जंतुओं के रहने के लिए और खाने के लिए सारी सुख सुविधाएं होती हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ का अपना इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि घास के मैदान में हुआ था वैसे ही वहाँ पर भी होगा। वहाँ पर भी आपको मंकीज मिलेंगे, वहाँ पर आपको जो है कई तरह के बर्ड्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको कई तरह के स्नेक्स मिलेंगे, कई तरह के आपको वहाँ पर रात में और दिन में शिकार करने वाले शिकारी भी मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाकर के जब उन सब की डेथ होती है, जब उनकी मृत्यु होती है, तो वो जाकर के किस में मिल जाते हैं, वो डिग्रेड होने लगते हैं, उनकी बॉडी को जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गला करके या डिग्रेड करके उसको नष्ट कर देते हैं, और उसने जो भी पोषक तत्व लिए थे वातावरण से, ठीक है, चाहे वो किसी के भी थ्रू लिए हो, वो सबके सब जाकर किस में मिल जाते हैं वापस, वो वापस सॉइल में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, जो भी इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि सन की जो एनर्जी है वो आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक सभी से होती हुई फाइनली कहां पर चली जाती है, वापस चली जाती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो वन का या फॉरेस्ट का जो भी इकोसिस्टम है
वो भी उसी तरह से काम करता है जैसे घास का मैदान काम करता है। भाई ये दोनों ही जो है वैसे हम इन्हें बोल सकते हैं कि एक ही तरह के जो है यहाँ पर मंच हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, बट आर्टिस्ट अलग अलग हो गए। घास के मैदान के आर्टिस्ट कुछ और थे, जंगल के आर्टिस्ट थोड़े से डिफरेंट हो गए, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर आर्टिस्ट अलग अलग हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, बट काम वही हो रहा है। काम क्या हो रहा है कि सन की एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। फाइन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो सन है हमारा, उसकी हर स्टेप पर जो एनर्जी है वो 1/10 ही ट्रांसफर होती है। 1/10 का मतलब जैसे कि ये सन है, अब सन में मान लीजिए 100% एनर्जी है, तो उसका केवल 10वां हिस्सा, ठीक है, मतलब कि 100 में से केवल 10वां हिस्सा कितना होगा, 10। ये हिस्सा, ये पार्ट ही जाएगा किसके पास, ये पार्ट जाएगा प्लांट्स के पास। मतलब कि आपका जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, जो ऊर्जा बना रहा है, उसमें सूर्य की ऊर्जा की 10% ऊर्जा ही आ पाती है, ठीक है। सूर्य में जैसे 100% ऊर्जा है तो उसमें 10% आएगी। अब इस प्लांट को खाने वाला जो जीव है, जैसे मान लो पौधे को खाया किसी हिरण ने, ठीक है, किसी शाकाहारी जीव जंतु ने, तो उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी अब इस 10 का भी 10वां भाग होगी, ठीक है। मतलब कि कितनी हो जाएगी, अब वो हो जाएगी 0.1। बात समझ में आ रही है। तो हर लेवल पर ये जो ऊर्जा है ये केवल 10वां भाग ही अगले स्तर पे जो है ट्रांसफर करती है। मतलब कि उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, पेड़ पौधों के पास एनर्जी जो है सन की वो हाईएस्ट अमाउंट में होती है। उसके बाद जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी उपभोक्ताएं हैं, उनको जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो एनर्जी का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट होता है, केवल 10वां हिस्सा, 10वां पार्ट होता है 1/10। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा जो है वो पौधों के पास होती है और सबसे कम ऊर्जा की मात्रा किसके पास होगी, ऑब्वियसली जो फूड चेन में सबसे नीचे होगा। भाई जो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे पायदान पर होगा, सबसे निचली स्तर पर होगा, उसी के पास ऊर्जा की सबसे कम मात्रा होगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि यहाँ पर कितना एनर्जी का पार्ट जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना पार्ट ट्रांसफर हो रहा है, केवल हर लेवल पर 1/10, मतलब कि 10वां हिस्सा, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो मरुस्थल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, डेजर्ट, रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं। अब कईयों को ये लगता है कि भाई रेगिस्तान में तो कोई लाइफ होगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब जगह क्या है, रेत ही रेत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45-50 के आसपास हमेशा टेम्परेचर रहता है, उसके बाद पानी भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है, तो वहाँ पर इकोसिस्टम कैसे हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे टफ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे टफ आप जिनको बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, बहुत ही सख्त जान होते हैं, जो कि वहाँ पर भी हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है उसको बरकरार रखते हैं। जैसे कि देखिए जो लेजर्ड होती है, मतलब जो छिपकलियाँ होती हैं, उनकी जितनी भी जो आपकी स्पीसीज़ है, जो प्रजातियां हैं, वो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्नैक्स हैं, स्पाइडर्स हैं, या फिर आपका स्कॉर्पियो है, बिच्छू, मकड़ी, छिपकलियाँ, ठीक है, ये और 2-3 तरह के वहाँ पर जो है बर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक। और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो वहाँ क्या मिलता है, वहाँ कैक्टस मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपका जो एलोवेरा होता है उसी की स्पीसीज़ के कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अच्छे से ग्रो करते हैं, कहाँ पर, डेजर्ट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ वो अपना इकोसिस्टम बना लेते हैं। भाई ये जो प्लांट्स हैं, ये जो हमारे जो भी थोड़े बहुत आपके जो कैक्टस का प्लांट्स है या एलोवेरास के प्लांट है या और भी रेगिस्तान में उगने वाली कई कटीली झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों पर रहने वाले, ठीक है, उन झाड़ियों से सर्वाइव करने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जिनको हम इंसेक्ट्स बोल सकते हैं, वो होते हैं, ठीक। उनको खाने वाले बर्ड्स होंगे वहाँ पर, ठीक है, या फिर उनको खाने के लिए वहाँ पर स्नेक्स हैं, या चींटियों की कई तरह की वहाँ पर जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं रेगिस्तान के अंदर। ये सब सर्वाइव कैसे करते हैं वहाँ, देखो दिन के समय, ठीक है, डे टाइम में तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वो सब अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब कि ज़मीन के अंदर ही ज़्यादातर वो अपना पूरा दिन जो है निकालते हैं, सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर और फिर रात में।
बीच का जो टाइमिंग होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस समय सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं, वो सभी ज़मीन के अंदर जो है आराम से वो अपना टाइम पास करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेगिस्तान होती है, रेत में ऊपर का तापमान और नीचे का तापमान, जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है और यहाँ पर अगर आप एक फीट भी रेत में नीचे अगर हो तो आपके टेम्परेचर में जो है 15 से 16 डिग्री का फर्क आ जाता है। ठीक है, वही फर्क आता है जो कि धूप और छांव में होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर नीचे आप हो, कोई भी एनिमल यहाँ पर अगर छिपा हुआ है तो वो आसानी से सरवाइव कर सकता है और रात के समय वो अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। दूसरी रही बात कि वहाँ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज भी होते हैं, जिन्हीं पर जो है ये सारे एनिमल्स और सारे जो प्लांट्स हैं ये सरवाइव करते हैं। वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप में ही वाटर का सोर्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें पत्तियां नहीं होती, उनमें लीव्स नहीं होती है, उनमें कांटे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का जो वाष्पीकरण है वो वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए पानी की कमी उनके अंदर नहीं होती है। और अगर प्लांट जीवित हैं, पौधे जीवित रह गए तो उससे संबंधित सारे जीव जंतु अपने आप जीवित रह लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेजर्ट में, मरुस्थल में भी जीवन पाया जाता है और मरुस्थल का भी अपना इकोसिस्टम होता है, जहां पर आसानी से जीव जीवित रहते हैं और अपने इकोसिस्टम को रन करते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे जली की बात करें, ये तो हमने बात करी थी थल की, मतलब कि जो लैंड पर होने वाला इकोसिस्टम है। अब एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तरह के आपको इकोसिस्टम मिलेंगे। जली मतलब जो पानी में इकोसिस्टम है। ठीक है, मतलब पहला है आपका सॉल्टी मतलब लवणीय, और दूसरा है फ्रेश वाटर मतलब अलवणीय। सॉल्टी का मतलब ऐसा पानी जिसमें नमक हो। ऐसा पानी कौन होगा? ऐसा पानी हमें पता है कि समंदर का पानी क्या होता है, खारा होता है। तो मतलब कि लवणीय जो आपका इकोसिस्टम है वो किस में मिलेगा? वाटर में, सी वाटर में मिलेगा। और जो अलवणीय, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने योग्य पानी है। पीने योग्य पानी कहाँ होता है? तालाब में हो सकता है, नदी में हो सकता है, झरने में हो सकता है। जो फ्रेश वाटर है जिसमें सॉल्ट का अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इससे हो क्या रहा है, दोनों ही पानी है। ठीक है, बट सॉल्ट में कुछ अलग तरह के एनिमल्स, अलग तरह की लाइफ जो है वो सरवाइव करती है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें कुछ अलग तरह के एनिमल्स और अलग तरह के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए खारे पानी का कोई एनिमल है, जैसे खारे पानी का अगर आपने मगरमच्छ ले लिया, क्रोकोडाइल ले लिया, उसको अगर आप फ्रेश वाटर में शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? उसे सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो हैबिट है वो कैसी है? वो समंदर के पानी में रहने की उसकी आदत है, और वो फ्रेश वाटर में इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो फूड है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो कंसंट्रेशन है, वहाँ का जो पीएच है, वो सब उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको दो तरह से डिवाइड किया है। एक हुआ है फ्रेश वाटर है और दूसरा है सॉल्टी वाटर। अब समुद्र की बात करो तो समुद्र तो बहुत बड़ा है ना। जो हमारी अर्थ है उसके 70% हिस्से में समुद्र ही है, मतलब पानी है। 1% ही है बस जो झीलें, नदी, तालाब हैं। बाकी का तो सब क्या है? बाकी का सब सी वाटर ही है, समुद्र का पानी है। और समुद्र का पानी कैसा होता है? समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, जिसमें कि आप उसको पी नहीं सकते हो, मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। बट एक्वेटिक जो एनिमल्स है वो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, समंदर के अंदर की जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो सी वाटर है, समुद्र का पानी है या समुद्र है, क्योंकि इसमें जो है हजारों क्या लाखों की संख्या में एनिमल्स होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ की बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो विविधता है, विविधता का मतलब कि अलग अलग तरह के जीव जंतु है। ऐसा नहीं है कि केवल संख्या में ज़्यादा है, अलग अलग तरह के। भाई यहाँ शार्क भी है, यहाँ वेल्स भी हैं, शार्क में भी कई तरह की हैं, वेल्स में भी कई तरह की है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो भी डिफरेंट टाइप्स की है। फिर उसके बाद में आपका जो है डॉल्फिन्स वहाँ पर मिलेंगी, आपको ऑक्टोपस मिलेगा। मतलब कि जो आप अगर देखोगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की और प्लांट्स की। ठीक है, इसलिए जो आपका सी जो है, जो समुद्र जो है, ये आपका सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सॉल्टी होता है, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें
हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि समुद्र के पानी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनमें मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो समुद्र के पानी में जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं उनको हम लिख सकते हैं कि हैलोजेंस पाए जाते हैं। कौन से तत्व होते हैं? हैलोजेंस। अब हैलोजन क्या होते हैं भाई? हैलोजन जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन है बट इसमें पूछा जाता है क्योंकि समंदर के पानी में ये तत्व सर्वाधिक मात्रा में होते हैं और उसमें से भी ये 3 जो तत्व हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में मतलब मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, बट ये अकेले नहीं होते हैं। ठीक है, ये तत्व अकेले नहीं होते हैं। ये किसके साथ होते हैं? ये होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के पॉजिटिव मेटल के साथ होते हैं। ये जो तत्व हैं ये सब नेगेटिव हैं, इनको बोला जाता है हैलोजेंस। ठीक है, और ये जो तत्व हैं ये क्या है? ये सब पॉजिटिव है और इन्हें बोला जाता है बेसिक मेटल। ये क्षारीय धातुएं हैं और ये ऋणात्मक धातुएं हैं जिन्हें हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पाए जाते हैं समुद्र के पानी में सर्वाधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही सॉल्ट बनता है। ठीक है, आप देखोगे ना कि Na किसके साथ मिला? Cl के साथ, तो NaCl बन गया जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट जब डालते हैं तो कौन सा सॉल्ट होता है? NaCl। ठीक है, फिर KCl ये भी एक सॉल्ट होता है, KBr ये भी एक सॉल्ट होता है, MgCl2 ये भी एक सॉल्ट होता है। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन के जो लवण हैं, हैलोजन के जो सॉल्ट्स हैं वो समुद्र के पानी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये तो हमने समुद्र की बात करी। अब समुद्र का जो इकोसिस्टम है उस पर तो हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मैंने आपको उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है कि उसमें बहुत लंबी रेंज में जो है अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज होती हैं और बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ की वो बहुत ही रिच है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं अलवणीय मतलब फ्रेश वाटर, मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं। मीठा मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है जो कि पूरी अर्थ पर कितने % है? सिर्फ 1% ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, 1% ड्रिंकिंग वाटर है और वो कहाँ कहाँ मिलता है? वो तालाबों में मिल सकता है, नदियों में मिल सकता है और जो आपके झरने हैं उनमें मिल सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो नदी जो होती है वो इसका सबसे अच्छा जो है वो रिसोर्स हो सकती है। ठीक है, तालाब भी होता है और झरना भी होता है। ये तीनों ही जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं जिनमें जो पानी है वो पीने लायक होता है, जिसमें सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होता है या ना के बराबर होता है। अब इनको भी दो तरह में हमने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो जो है जो बहने वाला पानी है। ठीक है भाई, नदी का पानी बहता है पर तालाब का पानी बहता है क्या? नहीं बहता है। झील का पानी बहता है क्या? नहीं बहता है। मतलब कि इनको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो है वो प्रवाहित होने वाला मतलब बहने वाला, और दूसरा जो है वो अप्रवाहित होने वाला मतलब जो स्थिर है, जो बह नहीं रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है लोटिस। लोटिस का मतलब बहने वाला पानी। ठीक है, या बहने वाला पानी का इकोसिस्टम जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लोटिस। ये जो टर्म है आपकी, इस टर्म को अच्छे से आप याद रखोगे। दूसरा है अप्रवाहित मतलब कि जो स्थिर है, जो बह नहीं रहा है, उसको क्या बोला जाता है? लेंटिस। एक है लोटिस जो बहता है, एक है लेंटिस जो बहता नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखो बहने वालों में क्या है? नदी। ठीक है, नदी होती है जो बहती है, और झरना। ठीक है, हालांकि नदी ही आगे जाके झरना बनती है। ठीक है, तो हम नदी और झरने को एक भी मान सकते हैं। तो नदी का इकोसिस्टम कैसा हो सकता है भाई? फ्रेश वाटर के अंदर क्या क्या हो सकता है? अगर नदी में वाटर का जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि नदी अगर बड़ी है और गहरी है तो उसका इकोसिस्टम भी काफ़ी रिच हो सकता है। ठीक है, वहाँ क्रोकोडाइल से लेकर के छोटी फिश तक सभी तरह के एनिमल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। फिर आपकी जो है कई तरह के वहाँ पर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटे से एक इकोसिस्टम की हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई छोटा सा एक मछली है। ठीक है, एक फिश है जो कि 1 इंच की फिश है,
फिर अगर उसको ईट करने के लिए वहाँ पर जो है उससे बड़ी मछली भी अवेलेबल होगी। फिर वहाँ पर जो है आपके जो कछुए हैं जिनको हम बोलते हैं वो भी होते हैं नदी में। और हालांकि देखिए नदी का जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फिश है, उसका जो साइज है वो समुद्र में पाए जाने वाले उसी प्रजाति के जीव से कम होता है। क्यों? क्योंकि नदी में लिमिटेड अमाउंट में वाटर होता है, नदी में लिमिटेड अमाउंट में फूड होता है और लिमिटेड अमाउंट में ही रिसोर्सेस होते हैं। तो जीव वही है, जैसे मान लो आपने एक फिश ली, उस फिश को मतलब सेम टाइप की दो फिश ली, एक फिश को आपने डाला नदी में और एक को डाल दिया आपने कहाँ पर, एक को डाल दिया आपने वाटर में, सी वाटर में, ठीक है। तो अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे सेम टाइम में जो रिवर की जो फिश है और जो आपके सी वाटर की जो फिश है, उन दोनों के साइज में जमीन आसमान का अंतर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर में सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, वो हाई क्वांटिटीज़ हैं, और नदी के पानी में वही चीज़ें सब हैं, ठीक है, बट कि वो कम अमाउंट में है, बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए उनके साइज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो नदी के इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो वही इकोसिस्टम, छोटी मछली को खाया बड़ी मछली ने, बड़ी मछली को खाया उससे और बड़ी मछली ने, और अगर वहाँ पर क्रोकोडाइल वगैरह हैं तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि मछलियों को ईट कर सकते हैं, या फिर मछलियों को खाने वाले वहाँ पर बड़े बड़े बर्ड्स हो सकते हैं, जैसे फ्लेमिंगोज होते हैं, ठीक है, या फिर आपका जो है वाटर क्रो होता है, जो जिसको हम बोलते हैं ना पानी वाला कौवा जो होता है, वो हो सकता है, फिर आपकी डक्स हो सकती है, बतखें हो सकती हैं, इस तरह के जो बर्ड्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर नदियों का जो इकोसिस्टम है उसमें बर्ड्स ही जो है वो सुपीरियर होते हैं, मतलब जो पक्षी होते हैं जो मछलियों को खाते हैं, वही पक्षी वहाँ पर सबसे उच्च श्रेणी के जो है आपके मांसाहारी जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ऊपर वहाँ कोई नहीं होता है। ज़्यादातर नदियों में क्रोकोडाइल नहीं होते हैं, कुछ सेलेक्टेड जो रिवर्स है जो बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी होती है, उन्हीं में क्रोकोडाइल्स होते हैं, और वो क्रोकोडाइल भी जो है लोकलाइज्ड नहीं होते हैं, मतलब कि एक जगह पर रुके हुए नहीं होते हैं, वो पूरी नदी में घूमते रहते हैं, या एक जगह से उनका इलाका जिसको हम बोलते हैं एरिया, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो कोई एक फिक्स इकोसिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो नदी के इकोसिस्टम का सुपीरियर एनिमल कौन हो गए? बर्ड्स हो गए, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स क्या कर सकते हैं, बर्ड्स स्नेक को भी खा सकते हैं, बर्ड्स आपका जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, उसे भी खा सकते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को भी खा सकते हैं, और वहाँ मिलने वाली मछलियों को भी खा सकते हैं, केकड़ों को भी खा सकते हैं। जो भी एनिमल नदी में मिलता है उसे बर्ड्स जो हैं वो इजीली ईट कर सकते हैं, पक्षी आसानी से उसे खा सकते हैं। इसीलिए नदी का जो इकोसिस्टम है उसका जो सुपीरियर जो कंज्यूमर है वो कौन होगा? वो होगा बर्ड्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, ठीक। अब आगे देखो तो झरना मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नदी ही आगे जाकर झरने का रूप लेती है, ठीक है, और झरने का कोई इकोसिस्टम नहीं होता है। देखो झरना किसे बोलते हैं हम? झरना उसे बोलते हैं हम कि जैसे ये नदी बहती हुई आई और यहाँ से ऊंचाई से पानी गिरा और फिर वापस से नदी बनकर के आगे चला गया, तो ये जो पोर्शन है इसी को हम झरना बोलते हैं, है ना। और इस पोर्शन में कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो हाई प्रेशर पर वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है। एनिमल्स या तो यहाँ होंगे या फिर यहाँ होंगे, तो कहने का मतलब नदी में ही है, तो नदी और झरने का जो इकोसिस्टम है वो सेम ही होता है, क्योंकि नदी ही जो है वो झरना बनाती है और आगे जाकर वो वापस नदी में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा स्पेशल कोई झरने का इकोसिस्टम हम नहीं बोल सकते हैं। आगे देखो अगला क्या है? अप्रवाहित, मतलब लेंटिस। इसमें हमने बोला कि झील और तालाब, ठीक है, झील और तालाब। अब झील और तालाब में क्या अंतर है? देखो बेसिकली यहाँ पर केवल साइज का अंतर है कि तालाब जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनमें कि लिमिटेड अमाउंट में वाटर होता है, उनका इकोसिस्टम भी छोटा सा होता है, और झील जो होती है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है और काफ़ी गहरी भी हो सकती है। जनरली झील का मतलब जो है, ठीक है, झील का मतलब ये होता है कि जिसको वाटर सप्लाई के लिए कोई सोर्स ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। जैसे जो पॉन्ड होता है छोटा सा, वो तो कैसे बनता है? वो या तो मान लीजिए कहीं पर गड्ढा है, वहाँ बारिश का पानी जमा हो गया तो वो तालाब बन गया, ठीक है, ऐसे ही बनता है। पर जो झील है वो कैसे बनती है? झील में प्रॉपर वाटर का कोई सोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ना
कि झीर निकली है वहाँ से, इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो झील है। झील में अंडरग्राउंड वाटर का कोई सोर्स होता है जिसकी वजह से वो झील का पानी जो है वो हमेशा उसका लेवल मेंटेन रहता है और उसका साइज भी जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। भाई अगर खुद का सोर्स है हमारे पास कोई, ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हमारी अर्निंग का कोई सोर्स है तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमेशा हम मेंटेन करके रख सकते हैं। भाई अगर हम खुद कमाते हैं और खुद खर्च करते हैं तो वो जो हमारा लेवल है वो हम हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। पर अगर हम किसी पर डिपेंड है, ठीक है, जैसे तालाब डिपेंड है किस पर, बारिश पर, अगर बारिश नहीं हुई तो तालाब सूख जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये डिपेंडेंट वाला इकोसिस्टम है और ये किसी पर डिपेंड नहीं है। झील में अगर बारिश नहीं भी हुई तो हो सकता है वाटर लेवल कम हो जाए, बट वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि झील का अपना ही वाटर का सोर्स होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब झील के इकोसिस्टम में क्या है भाई, झील में भी क्या है, पानी है। तो जनरली यहाँ पर जो फिशेस होंगी वो किस तरह की होंगी, वो साइज में थोड़ी सी बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि ये ठहरे हुए पानी में बढ़ रही है। भाई बहते हुए पानी की जो मछली है वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, उसे लगातार तैरना पड़ता है। और तैरने में क्या लॉस होता है, तैरने में एनर्जी का लॉस होता है, और वो जितना खाना खाती है और उतना ही वो है वो तैरने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देती है, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देती है। इसीलिए नदी की मछली ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे लगातार जीवन भर तैरना पड़ता है। बट अगर झील है, झील की मछली जो है वो भी तैरती है, बट उसको तैरने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रिवर की जो फिश है वो क्या कर रही है, वो नदी की विपरीत धारा में तैरती है। मतलब अगर नदी के साथ साथ वो तैरेगी तो वो तो फिर किसी एक जगह पर नहीं रह पाएगी, वो तो फिर नदी के साथ बहती हुई चली जाएगी। ठीक है, बट ज़्यादातर जो फिशेज हैं वो लोकलाइज्ड होती है, मतलब वो कहीं जाती नहीं है, एक एरिया होता है उनका, उसी में वो जो है वो स्विमिंग करती हैं, तैरती रहती हैं। तो वो किस वजह से कि नदी के विपरीत दिशा में उनको हमेशा तैरते रहना पड़ता है, और इसीलिए जो उनका साइज़ है वो उतना बड़ा नहीं हो पाता है जो ठहरे हुए पानी की मछलियों का साइज़ होता है। इसीलिए झील में जो है मछलियों का जो आकार है ये नदी की मछली से बड़ा होता है। ठीक है, अब अगर मछलियाँ बड़ी होंगी तो उन्हें खाने वाले एनिमल्स भी कैसे होंगे, बड़े होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है क्रोकोडाइल्स जो हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल के साथ साथ में बड़े बड़े जो बर्ड्स होते हैं जो कि बड़ी मछलियों को खा सकते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ तक के इकोसिस्टम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम का पूरी तरह से हो गया है। ठीक है, तो है वो दो तरह का होता है, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, मैन मेड तो नेचुरल में हमने क्या क्या बातें की कि थल पर होने वाले, जल में होने वाले। ठीक है, थल पर हमने बात की घास के मैदान, वन और मरुस्थल, और जली में बात की हमने समुद्र के पानी में और नदी के पानी में। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने दो तरह से और उसको क्लासिफाई किया, दो तरह से क्लासिफाई किसको किया कि बहने वाला पानी और जो है अप्रवाहित, मतलब जो कि बहता नहीं है, ठहरा हुआ पानी है। फाइन, चलो अब हम बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब कि कृत्रिम रूप से बनाया हुआ पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ये कैसा होता है देखो जरा। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई इकोसिस्टम को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम को हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो देखिए जरा, कि जैसे हमने बताया कि एक्वेरियम है ना, मतलब एक्वेरियम सभी लोग समझते हैं एक्वेरियम क्या होता है। एक्वेरियम का मतलब होता है कि बड़े बड़े ग्लास के या सीमेंटेड हाउस होते हैं या पूल्स टाइप होते हैं, जिनमें हम कई तरह की अलग अलग टाइप्स की जो फिशेस हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हम वहाँ पर पालते हैं या उनको हम रखते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियम का मतलब होता है, अब यहाँ पर हम किसी छोटे एक्वेरियम की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने घर में मान लीजिए कोई फिश पॉट लगाया तो वो हमारा एक्वेरियम वो इकोसिस्टम में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो फिश को तो हम खुद ही खाना खिलाते हैं। ठीक है, वो किसी को वहाँ पर कोई शिकार करती है क्या वो? ठीक है, वो किसी को मारकर वहाँ पर नहीं खाने वाली है, वहाँ पर कोई फूड चेन नहीं है। ठीक है, उन जो हमारे घर में जो हमने फिश पॉट लगाया है वो फिश पॉट कोई इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। हमारे घर का जो फिश पॉट है वो केवल किसका एग्जाम्पल है? वो तो हम ही उसे खाना खिलाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको छोड़िए।
हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्वेरियम, जो बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े का मतलब कि जैसे किसी जू में एक्वेरियम बना है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर कई तरह की छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि आप देखोगे कि जो सरकारी एक्वेरियम होता है, गवर्नमेंट जिसको बनाती है ताकि वो जलीय जीव जंतुओं को संरक्षित कर सके, उनको प्रिजर्व कर सके, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट बना करके दे सके, ठीक है, वो भी एक जो एक्वेरियम होता है वो भी आपका इसमें काउंट हो सकता है, क्योंकि उसमें छोटी से लेकर के बड़ी तक कई तरह की मछलियाँ होती हैं, कई तरह के स्नैक्स भी होते हैं, कई तरह के फ्रॉक्स होते हैं, कई तरह के जो है अलग अलग जैसे आपके प्रॉन्स वगैरह वो भी होते हैं उसके अंदर। और आपका जो है मतलब कि वहाँ पर तैरने वालों से लेकर, ठीक है, जल में स्थिर रहने वाले सभी तरह के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह का कोई बड़ा सिस्टम जो कि मानव द्वारा निर्मित है, जो कि ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? किसी जू में, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा रहा है, जलीय जीव जंतुओं को, एक्वेटिक एनिमल्स को संरक्षित किया जा रहा है, ऐसी जगह पर बनाया गया मानव द्वारा साइज में बड़ा जो एक्वेरियम होता है वो जो है आपका इकोसिस्टम में काउंट हो सकता है, ठीक। फिर दूसरा आप देखो कि हम लोग गार्डन्स बनाते हैं, है ना, तो हालांकि गार्डन्स हम किसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो तो हम हमारे यूज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है, या तो हम उनमें वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं या फिर केवल सजावट के लिए या घूमने फिरने के लिए हम गार्डन एक तरह से बना देते हैं, तो वो गार्डन में अपने आप इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी गार्डन में जाना, आपके घर के पास कोई भी गार्डन हो, वहाँ अगर आप ध्यान से जा करके देखोगे तो वहाँ कई तरह के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। प्लांट्स तो वहाँ होते ही हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हम ही ने लगाए हैं। अगर प्लांट जहाँ पर होंगे, मतलब प्रोड्यूसर जहाँ पर होंगे, तो उनको खाने वाले जो है एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप वहाँ पर आ जाएंगे और एक दूसरे से जो लिंक्ड है, जैसे प्लांट्स को खाने वाले, फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, वो भी आ जाएंगे। इस तरह से जो आपका गार्डन है भले ही साइज में छोटा है, तब भी उसमें जो है आपका इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप देखोगे कि रात के समय गार्डन्स जो होते हैं, उन गार्डन्स में आपको कुछ अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आती हैं। वो सब क्या है? वो इस बात का प्रूफ है कि वहाँ पर प्रॉपर एक इकोसिस्टम डेवलप है और जो है वो अच्छे से रन भी कर रहा है, ठीक है। अगर प्लांट्स का जो है ग्रो अच्छे से होता है तो बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है, मतलब या तो प्रत्यक्ष रूप से उससे भोजन प्राप्त करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, वो सभी जो है वहाँ पर आ जाते हैं, मतलब कहीं आ जाते हैं, मतलब उनका जन्म भी हो सकता है या वो दूसरे इकोसिस्टम से शिफ्ट होकर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से गार्डन का जो इकोसिस्टम है वो मानव द्वारा निर्मित है ना, उद्यान हो सकता है किसी तरह का, और इसमें भी जो उसका इकोसिस्टम होता है वो अपने आप फिर रन करता होता है। हालांकि गार्डन हमने बनाया है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, उसे हमने कृत्रिम मतलब मैन मेड बोला है, ठीक है, और उसमें हम उसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, केवल हमारे द्वारा वो बनाया गया है। उसको रेगुलेट वो अपने आप ही रेगुलेट होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा एग्रीकल्चर, खेत, ठीक है। खेत में क्या होता है? खेत में भी हम सीजनल जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जो आपकी सीज़न में उगाई जाने वाली जो फसलें होती है उनकी हम खेती करते हैं। जैसे बारिश के सीज़न में हमने लगाया, मक्का लगा दी या सोयाबीन लगा दी, तो अब जब वो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हम देखते हैं ना कि हम किसान लोग जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो हर 8 दिन में, हर 15 दिन में कोई स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो वो स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ कई तरह के छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स वहाँ पर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े वहाँ लग जाते हैं। वो लार्वा भी हो सकते हैं और वेल डेवलप्ड इंसेक्ट भी हो सकता है। मतलब कि जो लार्वा का मतलब जो इंसेक्ट होता है उसकी एक उसकी आप बोल सकते हैं मिडिल पोजीशन होती है, जब वो पूरी तरह कीड़ा नहीं बनता, उससे पहले का जो उसका स्टेप होता है, ठीक है। तो खेती में अपने आप ही देखिए, खेती में भी क्या है, प्लांट्स है, फसलें हैं, और जहाँ पर भी प्लांट्स होंगे मैंने बताया वहाँ पर क्या होगा, अपने आप इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर कीड़े बनेंगे, कीड़े लगेंगे फसलों में, उन कीड़ों को खाने के लिए वहाँ पर जो है पक्षी आएंगे, ठीक है। या फिर फसलें जब ग्रो करेंगी, जब उनमें जो है खाने लायक बीज
उत्पन्न हो जाएगा तब उनको खाने के लिए अलग अलग तरह के जो है पक्षी भी वहाँ पर आते हैं, अलग अलग तरह के जो शाकाहारी कीड़े होते हैं, जैसे कि आपका जो ग्रॉस हॉपर होता है, टिड्डियाँ होती है। हम देखते हैं ना कि न्यूज़ में हमने सुना होगा कई बार कि फसलों पर या खेतों पर टिड्डी दल ने जो है हमला कर दिया, टिड्डियाँ आ गई, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत सुना था, फिर हमारे आसपास के एरियाज़ में भी जो है बहुत सारे टिड्डी आ गए। वो क्या करते हैं टिड्डी, वो फसलों की पत्तियों को और उनका जो फल होता है, जो दाना होता है, उसको भी खा जाते हैं। तो वो भी क्या है, एक तरह का वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है कि फसलों को खाने वाले भी हैं, फिर उन फसलों में जो कीड़े लगते हैं उनको भी खाने वाली चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर सबसे ऊपर वहाँ पर भी क्या होते हैं, सबसे ऊपर वहाँ पर भी बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक। वहाँ पर एक और तरह का इकोसिस्टम, देखिए फसल जो होती है उसमें दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक तो जब फसलों में फूल आते हैं, ठीक है, तब जो इकोसिस्टम होता है वो होता है उड़ने वाले इंसेक्ट्स का, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, कई तरह की दूसरी मक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, जो कि फूलों का जो रस है या उनके जो पोलन ग्रेन्स है उनको लेकर के और अपना जो है उनको ईट करती है या अपने लिए वो इकट्ठा करके रखती हैं, ठीक है। तो वो एक अलग ही इकोसिस्टम होता है जब उनमें फूल आते हैं, ठीक है। तो फूल आते हैं तब का इकोसिस्टम, और फिर लास्ट में जब प्रॉपर जो आपकी फसल है वो डेवलप हो जाती, बन जाती है, उसमें आपका जो है एक अलग इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई खाने के लिए जो चीज़ होगी और जिसको खाने वाला भी उसी तरह का होगा। फूल है अगर, तो वहाँ पर फूल पर जो है वो हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ जो है वो आकर के उनका रस जो है वो पीती हैं, और इस तरह से वो एक अलग इकोसिस्टम बन जाता है। फिर अगर वहाँ पर फल आया तो फल को खाने वाले दूसरे फ्लाइंग बर्ड्स आएंगे या दूसरे फ्लाइंग इंसेक्ट्स आएंगे, और इस तरह से वो इकोसिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फसल किसके द्वारा लगती है, मनुष्यों के द्वारा। खेत किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसीलिए इसके अंदर जो इकोसिस्टम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैन मेड इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। हालांकि इसको भी रेगुलेट हम करते हैं क्या, नहीं करते हैं। भाई अगर हमारे रेगुलेशन में ये होता, हमारे कहने से ये चलता, तो हमारी फसलों में हम कीड़े लगने ही नहीं देते, है ना। हमें किसी तरह का पेस्टिसाइड वहाँ डालने की ज़रूरत होती क्या, नहीं होती, ठीक है। बट ये बनता तो हमारे द्वारा है, ठीक है। कृत्रिम जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है, मैन मेड जो इकोसिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बनता तो मनुष्य के द्वारा है, पर ये रेगुलेट उसके द्वारा नहीं होता है, ये अपने आप ही रेगुलेट होता है, ठीक है। तो ये मैन मेड की हमने बात की। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को हमने पूरी तरह से इसके जो टाइप्स हैं उसको समझ लिया है। अब आगे चलिए आप, तो आगे हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो है हमारा, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इनका मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको हमें अलग से कवर करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं इनको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो है वो आपको समझा देता हूं। देखो क्या क्या होता है इकोसिस्टम के कंपोनेंट, मतलब इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। अभी हमने कहा था कि इकोसिस्टम किससे बना होता है, इकोसिस्टम बना होता है जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, और जो भी वहाँ पर अवेलेबल है उन सभी चीज़ों से, मतलब चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जीवित हो चाहे अजीवित हो, ठीक है। तो अब कैसे, उसी बेसिस पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है वो दो तरह के हैं, एक तो है जैविक मतलब बायोटिक, और दूसरे हैं अजैविक मतलब एबायोटिक। फाइन। जैविक का मतलब जिनमें जीवन है, जो लिविंग है, और अजैविक का मतलब जिनमें जीवन नहीं है, जो जीवित नहीं है बट जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि जो अजैविक चीजें हैं वो भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती हैं, और जो जैविक हैं वो तो जिनमें जीवन है उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो देखो जरा, इकोसिस्टम में जैविक घटकों में क्या आता है, उत्पादक जिनको हम पेड़ पौधे बोलते हैं, उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाने वाले हैं। उपभोक्ता दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्ट प्लांट्स को ईट करते हैं, डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो उन शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जीव जंतुओं को या एनिमल्स को ईट करते हैं, कार्निवोरस, उनको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक। और तीसरा जो लास्ट में आता है वो क्या, अपघटक, ठीक है। अपघटक का मतलब जो डिग्रेड करने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो भी जो है लास्ट में यहाँ पर हमने रखा है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये बेसिकली तीन जो है आपके इकोसिस्टम के जैविक घटक होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं क्योंकि इन सब में जीवन होता है। फाइन। अब अजैविक की बात करें
तो अजैविक की बात करें तो देखो जरा, अजैविक में भी 2 तरह के हैं, ठीक है, अजीवित में भी 2 तरह के, एक है कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और एक है अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, कार्बन, उनको बोला जाता है कार्बनिक घटक। कार्बन मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, कार्बन कौन है, कार्बन ये है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास जो है 12 है। अगर ये कार्बन किसी में उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये कार्बनिक घटक है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से है, ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये सब चीजें आती है जो कि हमारे खाने में भी होते हैं। भाई खाने में हम लेते ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, दालों में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, फिर फैट मतलब कि आपका जो है ऑयल या घी जो भी होता है वो फैट में आता है, और कार्बोहाइड्रेट जितने भी तरह का अनाज होता है सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब हमारे क्या है, पोषक तत्व है, ठीक है, और ये सब कैसे हैं, ऑर्गेनिक है, मतलब इनमें इनके जो फार्मूलाज हैं उन सभी में कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कार्बनिक हो गए। अब अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में क्या है, अकार्बनिक मतलब कि जिनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं हैं अपने आप में। तो मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल, फिर है वाटर, ठीक है, वाटर में पानी, वाटर में कार्बन नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि उसमें वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H2O में कार्बन है क्या, नहीं है, इसलिए वाटर कैसा है, अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक में पहला आता है सॉइल, दूसरा आता है वाटर, तीसरा आता है लाइट, फिर एयर और कई तरह के मिनरल्स, ठीक है। तो मृदा का मतलब, मिट्टी का मतलब क्या भाई, मिट्टी अगर नहीं होगी तो आप कहीं पर प्लांट लगा सकोगे क्या, नहीं लगा सकोगे, ठीक है, मिट्टी की वजह से ही सारा इकोसिस्टम है। अगर अर्थ पर मतलब अर्थ ही नहीं होगी, अर्थ को ही हम मिट्टी एक तरह से बोल सकते हैं, तो मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, फसलें नहीं लग पाएंगी, मतलब आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, किसी भी तरह का इकोसिस्टम अगर ग्रो करेगा तो वो मिट्टी में ही करेगा, ठीक है। फिर अगला वाटर, वाटर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सॉइल है तो वाटर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना वाटर के कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है, कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। फिर लाइट, लाइट भी बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि प्लांट अगर खाना बनाते हैं, फूड अगर प्रिपेयर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लाइट की उपस्थिति में होता है। अब देखो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हमें लाइट की क्या ज़रूरत है, हम तो हमारे घर में रहते हैं, अगर धूप में ना भी जाएं तो हमें तो खाना मिल रहा है। बट आप देखोगे कि अगर आप धूप में ना भी जाओ, ठीक है, तो आपको खाना तो मिल रहा है, बट अगर लंबे टाइम तक आपको धूप नहीं मिलेगी तो आपको भी कई तरह की डिजीज़ हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, आपकी बोन वीक, आपकी जो बोन्स है वो वीक हो सकती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि धूप में जाने से ही हमें विटामिन डी मिलता है और दूसरी तरह की कई सारी चीज़ें मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है, और इसीलिए इकोसिस्टम का जो है मुख्य घटकों में से एक है। क्योंकि सूर्य जो है, जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, वो अपनी ऊर्जा प्रकाश के द्वारा ही तो धरती पर लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर लाइट अर्थ पर नहीं आएगा तो सन की एनर्जी भी अर्थ पर नहीं आएगी और किसी भी तरह का इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर वायु, ठीक है, वायु का मतलब एयर, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके बाद में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें से हमें हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे काम की जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए भी यूज़ होता है, और नाइट्रोजन जो है आपका वो ज़्यादातर जो मिट्टी में जो कंपाउंड्स होते हैं, सॉइल के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, और उन्हीं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की वजह से पौधों की में वृद्धि और विकास तीव्रता से होता है, और पौधों का विकास तीव्रता से होगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। फिर अगला है मिनरल्स, खनिज। मिनरल्स का मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसके अंदर तो आयरन की कमी हो गई है, मतलब कि क्या हो गया, आयरन क्या है, एक मिनरल है, जैसे कि आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe। फिर पोटेशियम भी होता है, उसके बाद में आपका ये फास्फोरस है, सॉरी पोटेशियम ये है। तो ये सभी जो आयंस होते हैं, ठीक है, सोडियम है, ये सभी जो आयंस है आपके, ये एक तरह से मिनरल्स का काम करते हैं,
ठीक है। मिनरल्स का मतलब कि भाई ऐसी चीज़ें जो कि खाने वाली चीज़ें तो नहीं होती हैं ये, बट अगर इनको आप नहीं लोगे तो क्या होगा कि आप में कई तरह की डिजीज़ होने लगेंगी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि खून में आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा कि खून में अगर आयरन की कमी हो गई तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी, प्रॉपर नहीं बन पाएगी, मतलब आप बीमारियों से अच्छे से लड़ने की जो क्षमता है आपकी वो खो जाएगी। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये केवल ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी नहीं है भाई, प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। प्लांट में भी ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे अंदर होती है, उनमें भी आयरन की, पोटेशियम की, ठीक है, सल्फर की, सभी तत्वों की ज़रूरत होती है और इन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो खैर हम पूरे इस कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो बता दिया है, ठीक। तो इकोसिस्टम और उसका जो वर्गीकरण है उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा दिया है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि हर वीडियो के एंड में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 10, 15 या 20 क्वेश्चंस की आपको लिस्ट दी जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है।